हाय गाइस, वेलकम टू एफपीए एग्ज़ाम प्रेप। आई होप आप अपने बोर्ड्स के लिए अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आई होप आप अपने स्कूल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स एग्जामिनेशन के बाद अगर आप किसी एक अच्छे कॉलेज से, आप किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपको उसके लिए सीयूईटी एग्जामिनेशन देना होता है। अब जैसे मान लो आपको किसी टॉप सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी से या किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन को परस्यू करना है, आपको कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है, उस केस में आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन दिया जाता है, राइट। तो आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, अगर आप टॉप सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटीज से, जिसमें आपका डीयू है, जिसमें आपका बीएचयू है, जिसमें आपका बीबीएयू है, जिसमें आपकी मल्टीपल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनसे आपके पास लॉ करने का ऑप्शन होता है, तो उसके लिए आपको किस तरीके की तैयारी रखनी है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सो दैट आफ्टर योर 12th you can take your admission into the top central law universities, right? So this is the purpose of this video. But before moving ahead, first of all we will be understanding the paper pattern of CUET examination. अब देखो, जब हम CUET एग्जाम की बात करते हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। अगर नहीं आप अवेयर हैं तो आप अभी सीख सकते हैं कि आपका जो CUET एग्जामिनेशन है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट्स क्या हैं, जिसमें आपका जो पार्ट 1 है दैट इज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि आपकी लैंग्वेज के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है। अब आप इसके लिए आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो, हिंदी ऑप्ट कर सकते हो, एंड इवन आफ्टर दैट 7 अदर ऑप्शंस आर देयर। तो आपका वो स्टेट टू स्टेट अलग अलग होता है। सो एज पर योर कंफर्ट यू कैन ऑप्ट फॉर दैट इन द लैंग्वेज पार्ट। उसके बाद जो पार्ट 3 ऑफ द CUET एग्जामिनेशन है दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स if you want the eligibility in the top central universities. Although ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका वेरी करता है, लेकिन अगर आप सभी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, सो दिस जनरल टेस्ट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। अब ये तो हो गया जो आपको देना है। अब आपका इंटरेस्ट इस पार्ट में है या नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। लेकिन उसके बाद अब जैसे मान लो बहुत से स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम में अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए डोमेन सब्जेक्ट कॉमर्स वाले उनको पढ़ने होंगे, जिसमें आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो। उसके बाद जैसे मान लो अगर आप लॉ करना चाहते हो तो आपको जो डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना होगा दैट विल बी ऑफ लीगल स्टडीज़। उसके बाद अगर मान लो आप डोमेन सब्जेक्ट, अगर आपको मान लो ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, कोई और स्ट्रीम में अगर आपको तैयारी करनी है, तो आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इन डोमेन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना होता है, राइट? So this is the brief overview of the paper pattern. But now we will be particularly talking about CUET UG for law graduates. अगर आप स्कूल के बाद 5 years LLB परस्यू करना चाहते हैं, all of you must be aware of this CLAT examination. That is also good option for 5 years LLB. लेकिन उसके साथ साथ आप अगर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से, आप टॉप सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी से अपने 5 years LLB को करना चाहते हैं, सो द पाथ इज थ्रू द CUET UG एग्जामिनेशन। अब देखो, पार्ट 1 और जो पार्ट 3 है वो तो आपके लिए अगेन सिमिलर रहता है इस एग्जाम के लिए। जो आपका पार्ट 1 है दैट विल बी ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश की तैयारी है जो आप यहाँ हमारे साथ कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास अदर 17 रीजनल लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन होता है, जो आप अपनी जिस लैंग्वेज के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उसमें अपना ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट 3 है दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये पार्ट 3 क्या है, दैट रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस। अब जैसे इस पार्ट 3 की जब हम बात करते हैं, इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर, इंग्लिश। अब देखो ये क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड्स के हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जो मैथ्स में वीक हैं, उनको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग है, इट्स नॉट लाइक कि आपने उसको देखा, आपने उसको पढ़ा और आपको समझ आ गया। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब जैसे वर्ल्ड कप का मैच होता है, ठीक है, अब अगर मान लो आप आज उसके रूल्स पढ़ते हो, कल क्या वर्ल्ड कप जीत जाओगे? आपको एटलीस्ट वो प्रैक्टिस के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आपको देना पड़ेगा। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सेम, बट दिस इज ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास जो टाइम है
वो लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम में हमें सभी के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। बट द गुड पार्ट इज़, अब देखो इसका एक अच्छा पार्ट भी है। अब जैसे जीटी है, इसमें आपके 60 क्वेश्चंस होंगे एंड आउट ऑफ दिस 60 क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे तो आपको 10 क्वेश्चंस का मार्जिन मिल गया एंड सेम गोज विद दिस पार्ट फर्स्ट। इसमें भी आपको ऑप्शन होता है स्किप करने का 10 क्वेश्चंस का। तो अब सोचो आपको क्या है, पहले ही 10 क्वेश्चंस का मार्जिन है, तो अगर आप अपनी तैयारी 100% करते हो तो आपको 60 क्वेश्चंस तो करने नहीं है, 50 क्वेश्चंस करने हैं। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा हम तो 55 कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने जो पहले 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे केवल वही चेक होंगे, 51st क्वेश्चन चेक नहीं होगा, राइट। तो हमें केवल वो 50 क्वेश्चंस करने हैं जो आपको कंफर्म है कि हाँ ये करेक्ट है, वही हमें अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। इस एग्जाम में जो निगेटिव मार्किंग है दैट इज ऑफ +5 एंड -1। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आप एग्जाम दे के आते हो, आप काउंट कर लेते हो मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं। 5 और -1 के बीच का डिफरेंस है 6 मार्क्स का, कि आप उसको 20 काउंट करोगे लेकिन नंबर आपके 14 हो जाएंगे अगर वो आंसर गलत होता है। सो द मार्जिन इज़ ह्यूज, लेकिन हमें उसकी तैयारी बहुत अच्छे से की जा सकती है। दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग इज डिपेंड कम्प्लीटली ऑन योर प्रैक्टिस। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। अब जीके एंड करंट अफेयर्स ऐसा है, ऑल्दो जो हमारा जीके करंट अफेयर पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जैसे हमने जीके करंट अफेयर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, जिसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जिसमें आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, जिसमें आपके सोशल इशूज़ हो गए, जिसमें आपके मिसलेनियस इशूज़ हो गए, जिसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। सो वी हैव डिवाइडेड जीके एंड करंट अफेयर इंटू 5 to 6 पार्ट्स, जिसमें हम आपका पूरा का पूरा जीके एंड करंट अफेयर्स कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले जीके एंड करंट अफेयर्स ऐसा पार्ट है जो आप कितना भी पढ़ लें, यू विल नेवर बी हैविंग अ फीलिंग कि हाँ ये कंप्लीट हो गया, राइट। तो अब अगर आप स्किप करने का सोचते हो, बिकॉज 10 क्वेश्चंस का मार्जिन है, तो जो स्किप आपको करना है वो आप जीके एंड करंट अफेयर को स्किप कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन में करना पूरा है जीके करंट अफेयर, लेकिन फिर भी ऐसा होगा कि आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जीके करंट अफेयर में नहीं बनेंगे, राइट। सो दैट इज़ वाई ये मार्जिन अगर आप यहाँ पे कवर अप कर लेते हो, सो यू कैन स्कोर 100% ऑफ मार्क्स इन द पार्ट 3 ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अब ये तो हो गया पार्ट 1 और पार्ट 3 जिसके बारे में हमने बात करी। अब आपको लग रहा होगा पार्ट 1 और पार्ट 3 को हमने क्यों एक्सप्लेन किया। भाई जो आपका एडमिशन होता है ना, टोटल आपका जो स्कोर कार्ड होता है वो तीनों एग्जाम का टोटल 800 का होता है, उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन होता है। सो दिस इज़ समथिंग कि आपको लैंग्वेज वाले पार्ट की तैयारी करनी है, उसके बाद ये जीटी आपको करना है जिसमें आपका क्वांट, लॉजिकल, जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश। उसके बाद जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हमें सीखना होता है, उसको हमें समझना होता है। अब देखो लीगल स्टडीज़ क्या है। अब जैसे आप बहुत सारे, आप अभी 12th क्लास में हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, कहीं पर एग्ज़ाम में आप देखोगे लीगल स्टडीज़ आता है। जैसे आपका जो एग्ज़ाम है CUET, उसमें वो लीगल स्टडीज़ आता है। कहीं पे आप देखोगे लीगल एप्टीट्यूड आता है। अगर आप क्लैट एग्ज़ाम में देखोगे आपका लीगल रीजनिंग आता है। तो भाई इनमें फ़र्क क्या है, चलो आज समझ लेते हैं इसमें फ़र्क भी क्या है। लीगल स्टडीज़ हो गया, लीगल एप्टीट्यूड हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया। अब देखो जब हम इनकी बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम इनकी बात करते हैं, लीगल रीजनिंग क्या है, जैसे आपको एक लॉ बता दिया गया, उस लॉ को अप्लाई करके जो आंसर करना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके लीगल रीजनिंग वाले पार्ट में चले जाते हैं। अब जैसे मान लो लीगल एप्टीट्यूड क्या है, इसमें लिमिटेड जो स्कोप है ना वो बहुत लिमिटेड है। जैसे इसमें जो लीगल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, IPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब जो आपके बेसिक कॉमन लॉज हैं उनमें से लीगल एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका जामिया हो गया, MSCT हो गया, PUCT हो गया, ऐसे एग्जाम्स में लीगल एप्टीट्यूड आता है, और क्लैट में आपका लीगल रीजनिंग आता है। अब जो लीगल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, ये आपकी 12th क्लास की NCERT बुक है, जिसको आप प्रेफर कर सकते हो, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं CUET लीगल स्टडीज़ वाले उसमें। अब देखो इसका जो हम सिलेबस की बात करते हैं, अब क्या हमें पूरा लॉ पढ़ना है, द आंसर इज़ नो। क्या हमें थोड़ा लॉ पढ़ना है, द आंसर इज़ यस। लॉ पढ़ना है और लॉ की बेसिक लैंग्वेज को हमें समझना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। डिटेल में आपका जब एडमिशन हो जाएगा किसी यूनिवर्सिटी में तो वहाँ आपको प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए हमें लॉ का एक बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब जैसे हम लीगल स्टडीज़ की बात करते हैं, इसका पहला टॉपिक आता है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, कि जो कोर्ट्स हैं ना इंडिया में उनकी हायरार्की क्या है। अब जैसे मान लो, इसका एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो इंडिया है, जैसे आपका घर है,
आपके घर में आप हो, पहले आपके फादर साहब हैं, आपके ग्रैंड फादर हैं, तो एक हायरार्की है ना कि आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो सीनियर मोस्ट हैं, उसके बाद आपके फादर हैं जो उनसे जूनियर है, आप हो जो आप जूनियर मोस्ट हो, राइट। तो वैसे ही आपका जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है उसमें आपकी जो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपकी कौन सी कोर्ट आती हैं, हाई कोर्ट्स आती हैं, उसके बाद आपकी सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती हैं, फिर उसके बाद इनकी जो कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो अलग अलग हो जाती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेशन, एडिशनल सेशन जज, ऐसे करके जो हायरार्की है वो नीचे जाती है, ठीक है। तो अब इस वाले पार्ट को, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया को हमें पढ़ना होता है लीगल स्टडीज़ में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी बात हम कभी और करेंगे। फिर उसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक होता है टॉपिक्स ऑफ लॉ। अब देखो इसके बाद टॉपिक्स ऑफ लॉ का जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए यूएसपी है, मतलब आपका एग्ज़ाम मान लो जो लीगल स्टडीज़ का है ना 20% का एग्ज़ाम तो केवल एक चैप्टर से आता है जो आपका है टॉपिक्स ऑफ लॉ। 20% मतलब 1/5 ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम ओनली दिस टॉपिक्स ऑफ लॉ। टॉपिक्स ऑफ लॉ क्या है? यूनिट 2 है आपकी लीगल स्टडीज़ की बुक का। अब लीगल स्टडीज़ की जो बुक है उसका टॉपिक 2 जो है आपका टॉपिक्स ऑफ लॉ का है। इसमें क्या आता है? इसमें आपका आता है बेसिक ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। अब देखो उसमें क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स आता है जिसमें आपको सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सभी का एक बेसिक ओवरव्यू पढ़ना होता है। अब देखो उसको अगर हम अभी हो सकता है अपडेटेड मटेरियल आए, क्योंकि अब आपका जो आईपीसी है, जो आपका सीआरपीसी है, जो आपका एविडेंस एक्ट है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है विद द 3 न्यू लॉज विच आर बीइंग इन्फोर्स्ड फ्रॉम द 1 जुलाई 2024। अब क्या हुआ, जैसे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, आपका सीआरपीसी, आपका आईपीसी है, उनको रिप्लेस कर दिया बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, फिर उसके बाद भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस। तो आपके जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय बीएनएस, बीएनएसएस, फिर उसके बाद भारतीय साक्ष्य संहिता दैट इज बीएसएस। तो अब हो सकता है अपडेट होने के चांसेस हों, लेकिन हमें वैसे भी इस स्तर पे लॉ नहीं पढ़ना होता है, हमें क्या समझना होता है, लॉ की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना होता है। तो हो सकता है वो सेम रहे, हो सकता है लॉ ऑफ क्राइम्स चेंज होगा। लॉ ऑफ क्राइम्स अगर चेंज होगा तो उसमें जो आपको एक पैसेज दे रखा है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस का, वहाँ हो सकता है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस के पैसेजेस आपको देखने को मिले। सो दैट इज़ अबाउट कि ये अपडेट अभी आई नहीं है, हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको ये अपडेट देखने को मिले इन द करिकुलम। अब ये होता है आपका टॉपिक्स ऑफ लॉ। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं टॉपिक 3 की, ये होता है एडीआर का। एडीआर क्या है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है कि जैसे मान लो एक तो हो गया डिस्प्यूट, तो आप कोर्ट चले गए, कोर्ट में जा कर के आपने डिस्प्यूट को सेटल करा, तो वो क्या है, वो अल्टरनेट मेथड नहीं है, दैट इज द मेथड। हाँ, अब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जब हम कोर्ट ना जाएं, कोर्ट ना जा करके भी हम डिस्प्यूट को सेटल कर लें। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे जो मैकेनिज्म है, उनको हम पढ़ते हैं एडीआर में। एडीआर क्या है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक तरीका है कोर्ट के थ्रू, लेकिन अगर कोर्ट जाने से पहले आप मेडिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू अगर अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेते हो, तो कोर्ट में जो पेंडेंसी है, जो इतने केसेस पेंडिंग है, जो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप उससे बच जाते हो। आपके लिए ये जो प्रोसेस है वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपका एडीआर में पढ़ते हैं, राइट। फिर उसके बाद इसमें आपको बेसिक्स ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 भी पढ़ना होता है। मतलब एडवोकेट का जो इथिक्स है, एडवोकेसी के इथिक्स के जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हमें वो भी सीखने होते हैं आपके लीगल स्टडीज़ वाले पार्ट में। दैट इज़ वाई द सिलेबस ऑफ लीगल स्टडीज़ इज़ वाइडर एज कम्पेयर टू दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें आता ही है लीगल एप्टीट्यूड में, वो आपके एक चैप्टर में है। एक चैप्टर ये तो करना ही है, उसके साथ साथ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया करना है, एडीआर करना है, एडवोकेट एथिक्स एक्ट करना है, लीगल मैक्सिम्स आर देयर जिनको आपको करना है। तो ये जो सिलेबस है, ऑल्दो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड ऑल ऑफ दैट, लेकिन उस इंटरेस्ट को भी हमें डेवलप करना पड़ता है। अब एडवोकेट एक्ट 1961,
अब जैसे आपका एडवोकेट क्या होता है, फिर उससे पहले कौन से एक्ट थे, आज के टाइम में जो एडवोकेट है, कितने टाइप के एडवोकेट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, एडवोकेट हो गए, सीनियर एडवोकेट हो गए, फिर एडवोकेट का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या मिसकंडक्ट होगा, अगर एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन लेगी या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। तो इन सब चीज़ों का एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक ओवरव्यू हम आपका करते हैं एडवोकेट एक्ट 1961, जो आपका जो CBSE की बुक है, जो NCERT की बुक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े से अलग तरीके से दिए गए हैं। जैसे आपका एडवोकेट एक्ट 1961 हो गया, कहीं पे इसको एडवोकेट इथिक्स एंड अकाउंटेंसी करके दिया गया है। तो आपको पूरा लॉ नहीं पढ़ना, आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। सो दैट इज द सिलेबस दैट यू नीड टू कवर फॉर दिस डोमेन सब्जेक्ट ऑफ लीगल स्टडीज़। अब अगर आप अच्छे तरीके से लीगल एप्टीट्यूड वाले पार्ट को करते हो, अगर आप अच्छे तरीके से लीगल स्टडीज़ वाले पार्ट को करते हो, अगर आप अच्छे तरीके से लैंग्वेज वाले पार्ट को करते हो, तो ऑप्शन क्या है। अब देखो, ऑल्दो इसकी बात हमें पहले ही करनी चाहिए थी, हमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना क्यों है भाई। ऑप्शंस क्या है, अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, यू विल बी गेटिंग एडमिशन इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यू विल बी गेटिंग एडमिशन इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यू विल बी गेटिंग एडमिशन in what university, although NLSAT is there but that is completely different examination। CLAT एग्जाम के थ्रू आपके NLUs आते हैं, BHU हो गया, AU हो गया। फिर उसके बाद अगर आप सोचते हो और भी एग्जाम है जिनके थ्रू आपका होता है, जिसमें आपका BBAU हो गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको CUT के थ्रू मिल जाते हैं। अब भाई इनका गोल क्या है, अगर आप कॉलेज पहुंच गए तो क्या मिलेगा, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लो आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ना, और कोई एक ऐसा बच्चा आपको मिलता है सोसाइटी का जो बिकॉज ऑफ ही इज़ नॉट गोइंग टू अ गुड स्कूल, ही इज़ नॉट हैविंग अ ग्रेट अपब्रिंगिंग, आप उसको देखोगे ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू। ऑल्दो हमें उस डिफरेंस को भी कवर करना है बीइंग अ लॉ स्टूडेंट। जब आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हो देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, लीगल स्टडीज़ में आपका ह्यूमन राइट्स भी आता है, वो भी हमें पढ़ना है, ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल स्टेटस क्या है वो भी हमें पढ़ना है। तो वहाँ से आपके अंदर ये थिंकिंग डेवलप होगी। तो अब देखो, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, जैसे आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हो तो आप हमेशा वो डिफरेंस फील करोगे सोसाइटी के उन बच्चों के साथ जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए। और आप वैसे क्यों बन पाए, क्योंकि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिला, क्योंकि आपको एक अच्छी एजुकेशन मिली, राइट। तो अच्छे कॉलेजेस में जब आप जाके पढ़ते हो तो वो आपको केवल पढ़ाते नहीं हैं, वो उसके साथ साथ आपको ओवरऑल एक्सपोजर भी देते हैं। अब जैसे मान लो आप DU में जाते हो पढ़ने के लिए, तो DU केवल आपको पढ़ाएगा नहीं कि आप पढ़ने के लिए आ गए, आपको केवल पढ़ाना है। देयर आर मेनी अदर सोसाइटीज़ जहाँ पे आपके कल्चरल एक्टिविटी होती है, जिसमें आपके डांस इवेंट्स होते हैं। सोसाइटीज़ बना रखी है, म्यूजिक की सोसाइटी बना रखी, डांस की सोसाइटी बना रखी, ड्रामा की सोसाइटी बना रखी है। तो आपको क्या है, आपको एक ओवरऑल एक्सपोजर मिलता है सो दैट यू कैन डेवलप व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हो सकता है अभी जो आपने डिसाइड कर रखा है, हो सकता है दैट इज़ नॉट बेस्ट सूटेड फॉर यू। जब आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो, जब आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हो, तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग द डिग्री तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का पर्पज़ क्या है, पर्पज़ इज़ टू बी अ अवेयर सिटीजन, टू हैविंग द एक्सपोजर ऑफ होल ऑफ इंडिया कि कितने कल्चर्स हैं, डांस की क्या वो है, म्यूजिक से रिलेटेड क्या है, ड्रामा से रिलेटेड क्या है। जब आप सारा आपको एक्सपोजर मिलता है देन यू आर एट अ सिचुएशन व्हेन यू कैन टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ। वी विल बी कमिंग बैक with some other examinations videos, will be coming up with the updates, and if you want to enhance your legal knowledge you can subscribe to our channel, because we'll be keep uploading the videos which will enhance your legal knowledge or the legal updates. So thank you so much for watching today's video, and if you like the video you can share it with your friends, and again